सभा सीट बुधनी और विजयपुर में 13 नवंबर यानी कि कल मतदान होना है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। लेकिन श्योपुर के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव से पहले फायरिंग की घटना पर अब सियासत तेज हो गई है। दरअसल सोमवार रात श्योपुर जिले के धनाचया गांव में आदिवासी समुदाय के ग्रामीणों पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला किया है। आरोप यह है कि इन बदमाशों ने ग्रामीणों के पास यहाँ पर आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड मांगा उनसे और विरोध करने पर लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। बाद में अंधाधुंध फायरिंग भी कर दी। इस मामले में देखा जाए तो पूरे हमले के दौरान 2 आदिवासी घायल हो गए और इसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह हमला बीजेपी के प्रत्याशी रामनिवास रावत के गुंडों ने करवाया है, तो वहीं बीजेपी चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का सहारा ले रही है, जिसमें डकैतों और गुंडों का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को साजिश करार दिया है, कहा है कि कांग्रेस की प्लानिंग का यह हिस्सा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस हार के डर से इस तरह के हथकंडे अपना रही है। तो वहीं कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर मतदाताओं को डराने और माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनाव आयोग से इस मामले में गंभीरता से निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने की मांग की है। तो वहीं विजयपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले प्रशासन और पुलिस ने जिले भर के सभी शस्त्र लाइसेंस थानों में जमा कर लिए हैं और इसके बाद भी आरोपी बंदूक लेकर कैसे गांव में पहुंचे, ये बड़ा सवाल है कि शस्त्र लाइसेंस जमा हो गए फिर भी हथियार कहां से आए हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी, जहां चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ विशेष मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। वातावरण को बिगाड़ना, और जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाना। आप मुझे बताइए, कोई बंटी रावत नाम का अपराधी पकड़ा गया है तो कोई इस प्रकार का अपनी जाति के अपराधी का ऐसे कोई उपयोग करेगा? ये कांग्रेस का प्लानिंग के तहत दिग्विजय सिंह या फिर कांग्रेस के जो नेता हैं केवल आरोप और झूठ और छल की राजनीति करना। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, विजयपुर के अंदर शहरिया समाज, आदिवासी भाई और बहन, उन्हें प्रभावित करने का षड्यंत्र चली कांग्रेस। अपनी योजना से किसी को बुलाकर के आक्रमण करना और फिर उसको इस रूप में लाना, ये कांग्रेस का कुचक्र और कांग्रेस का इस प्रकार की प्लानिंग न कभी सफल होगी न कभी सफल हुई है। देखिए, अब विजयपुर में अपने हाथ से बाजी निकलते देख बीजेपी और उनके कार्यकर्ता अब बहुत निम्न स्तर पर उतर आए हैं। राजस्थान से डकैत बुलाए जा रहे हैं। गांव-गांव में विजयपुर में आदिवासियों की पर्चियां छुड़ाई जा रही हैं ताकि वो वोट डालने से वंचित रह जाएं। बीजेपी नहीं चाहती कि आदिवासी वोट डालें। यही बुधनी में चल रहा है, यही विजयपुरा में चल रहा है। दोनों क्षेत्रों में आदिवासियों के वोट ब्लॉक करने की पूरी कोशिश हो रही है। और विजयपुरा में तो जिस तरह की घटना हुई है और जिस तरह की गोलियां मारी हैं लोगों को और जिस तरह का आतंक फैलाया है और हिंसा हुई है, वो अत्यंत निंदनीय है। और जो बंटी नामक गुंडा और डाकू जिसने ये वारदात की है, वहाँ सब जानते हैं इसके पीछे वो है। और सब ये भी जानते हैं कि वहाँ से चुनाव लड़ रहे रावत साहब के उसके क्या संबंध है। सीधे तार उनसे जुड़े हैं। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी राजनीतिक दल केवल चुनाव हारने जीतने का कारखाना नहीं होता। एक लोकतंत्र का ये महापर्व है और उसमें इस तरह की हिंसा, इस तरह की मारपीट, इस तरह का दबाव, इस तरह का आतंक, इस राजनीति को इतने नीचे लेवल पर ना ले जाए बीजेपी। मैं अपील करता हूं उनके नेताओं से थोड़ा संयत रहे और लोगों को आजादी के साथ वोट डालने दें।
तो गोलीकांड और वोटों की सियासत में क्या मेल है और किसकी जिम्मेदारी है और क्या बड़ा खेल है, इस पर आज तफसील से बातचीत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ विशेष मेहमानों का पैनल जुड़ेगा। सबसे पहले आपसे उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले सत्येंद्र जैन से ही सवाल कर लूं। सत्येंद्र जी, यहाँ पर आरोप बड़े लग रहे हैं और ये आरोप बेबुनियाद हैं या फिर इसमें सच में कोई वजन है, इसके पीछे कोई रणनीति है, क्या पूरा मामला है, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, जो घटना हुई है निंदनीय है। हमारे शुभंकर, यशस्वी, पुरुषार्थी, भागीरथी, तपस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी ने भी इस बारे में बताया कि ये सब कांग्रेस की चाल है। कांग्रेस हमेशा निम्न स्तर की राजनीति करती है और उसी का ये परिणाम आ रहा है। और आपको जिस प्रकार से जो फोटो वायरल हो रहे हैं, उस फोटो में आप देखिए, एक व्यक्ति है जो दिखा रहा है जिसके हाथ में गोलियां हैं और उस पे वो कमल का निशान लगाया हुआ है, उनके कमल का चिन्ह भी लगा है। तो जो व्यक्ति खुद, आप देखिए, बीजेपी वाले लोग बीजेपी को तो करेंगे नहीं, जरूर पक्षी न कराए ऐसा। और मैं बताऊं आपको कि ऐसा ही घटना विधानसभा चुनाव जब 2023 में हो रहे थे, तो छतरपुर टीकमगढ़ में, जहां से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सांसद हैं, उस क्षेत्र से आते हैं, और कांग्रेस ने उसको भी, कांग्रेस के लोगों ने उस घटना को भी अंजाम दिया था, जिसमें कि हमारे एक मुस्लिम धर्म से आने वाले बंधु जो निर्दोष और एक तरह से कहें उनकी अस्थमायी मृत्यु हुई थी, उनके ऊपर उनको हत्या हो गई थी। तो वो कांग्रेस ही उसमें भी उजागर हुआ था ये सारा। तो ये कांग्रेस की चाल होती है, इलेक्शन जब आता है, वोटिंग होती है, तो ये सब करते हैं। हमने तो मध्य प्रदेश को मंदिर माना है। अब बुधनी और जयपुर के चुनाव हो रहे हैं, तो वहां भी हम वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको भगवान मानते हैं। उनकी अनेक योजनाओं के द्वारा हमने सेवा की है, कर रहे हैं, और उन्हीं भगवान रूपी जनता ने हमें 25 बार, मतलब 25 साल से लगभग पांच विधानसभा चुनाव लगातार रूप से वो हमें आशीर्वाद दे रही है जनता, और इसी कारण से हम सरकार चला रहे हैं। तो हमने कोई आपातकाल तो लगाया नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर। बाहर हर 5 वर्ष में चुनाव हुए और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होकर के जनता जब प्रचंड आशीर्वाद देती है तो हमारी सरकार बनी। और कांग्रेस की 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने जरूर महापाप किया था, छल किया था। वहां विजयपुर में रहने वाले सहरिया बंधु हैं, बेगा भारिया, जो माताएं बहनें हैं, उनको हम 1,500 रुपए महीने दे रहे हैं अभी। उस समय उनके बैंक अकाउंट पर ताला डालने का काम, उनको जो राशि देने बंद करने का महापाप कमलनाथ जी ने किया। और जो आदिवासी समाज है, जिसको कि हमने 3 लाख से ज्यादा पट्टे दिए हुए थे, उन पट्टों को 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार ने निरस्त कर दिया था। उन आदिवासियों को बेघर कर दिया था और उनको घर से हटाने का काम, रोड पे लाने का काम किया। उनको भूमि से हटा करके भूमि छीन ली थी, कृषि जोत भूमि छीन ली थी। चलिए, तो ये सारा महापाप कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। हमने तो पिछले 3.5 साल में वह पट्टे पुनः दिए उन आदिवासी बंधुओं को, और हर महीने 17,000 मीट्रिक टन की जो खाद्यान्न है उनके घर मुख्यमंत्री चलित राशन योजना के द्वारा भी दे रहे हैं। ठीक है। मैं सत्येंद्र जी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। हमारे दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी एक ओपनिंग कमेंट चाहूंगी, लेकिन उससे पहले सत्येंद्र जी आपसे एक बहुत संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी। वो ये रहेगी कि आपने अभी कहा कि इससे पहले 2023 में कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा ही किया था और ये उजागर हुआ था कि एक विशेष समुदाय के बंधु की इसी तरह के पूरे हमले में जान चली गई थी। अब आप ये बताइए कि ये आरोप है, उजागर हुआ है, या फिर ये साबित हो गया था? क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस को भी पूरा हक है, और कोई भी फिर इसी तरह से कह देगा कि हाँ ये करवाया गया है और ये सच है बिना साबित हुए। देखिए, बिल्कुल, मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी अपने स्टेटमेंट में ही बताया, उन्होंने यही तो कहा है कि वो जो कांग्रेस ने ये आरोप लगाया और उसमें पता चला कि जो हमारे जब सब नेताओं ने बताया कि ये सब उनके द्वारा हुई थी, जो मुस्लिम बंधु जो हैं, हमारी संवेदना सारे परिवारों से, उनके परिवारजनों से, फिर बाद में प्रकट हुआ कि किसी और ने किया। अभी काम न्यायालय का है, न्यायालय में मामला चल रहा है और उससे दंडित मिलेगा किसी और ने किया कि कांग्रेस ने किया, जो उसमें आरोपी होंगे जी। हाँ, उसमें हमारे पटेरिया जी की जो बात करते थे, अरविंद पटेरिया हमारे विधायक हैं, उनका नाम ले रहे थे, वो सब उसमें साफ साफ क्लियर हो गया कि वो लोग नहीं थे। वो कांग्रेस ने प्रोपेगेंडा चलाया था, वो प्रोपेगेंडा ध्वस्त हुआ। अभी बाकी का काम हमारे यहाँ न्यायिक संस्थाएं, हम हर काम अपने हाथ में नहीं लेते। हमारी सरकार
जो है सरकार चलाती है, न्यायिक संस्थाएं, कोर्ट हमारे न्याय देते हैं, उसके बाद उनको जेल में डालने का काम, अपराधियों को सजा जो भी होती है वो जेल में जाते हैं। तो वो सारी व्यवस्था है उसी भारतीय संविधान के हिसाब से चलती है। हम भारत के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, हमने कोई आपातकाल तो लगाया नहीं है आप नहीं, संविधान को ठीक है, तोड़ दिया ठीक है, चलिए ठीक है। हालांकि मैंने सवाल आपसे कुछ और पूछा था, क्योंकि आपने उस वक्त डिक्लेयर कर दिया था कि कांग्रेस ने ऐसा किया था। चलिए कोई नहीं, इस पर मैं बाद में आऊंगी। ठीक कांग्रेस है, ने किया था, कांग्रेस भागी रही है, भागीदार है, आपकी भागी है। जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी और सब लोग चले गए थे और वहां पर जो एक तरह से इन्होंने प्रोपेगेंडा रचा था, उसमें एफआईआर भी हुई थी काफी कांग्रेसी नेताओं पे। फिर कांग्रेसी नेतागण रोने लगे थे। अब वो गलत काम करेंगे बिना अनुमति के, जब आचार संहिता लगी हुई है तो ये सारी अनुमतियां भी ली जाती हैं। तो उन्होंने उस समय भंजन किया था भारतीय संविधान का या चुनाव आयोग की आचार संहिता का, पूरा मखौल उड़ाया था, जिसके कारण उन आपकी पर बात से एफआईआर भी ऐसा हुई है। लग रहा था कि आप कह रहे हैं हमला कांग्रेस ने कराया था। यही तो मैं कह रही हूं, आरोप प्रत्यारोप एक लेवल तक रहे, एक बार तक रहे, वही ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो फैसला करने का अधिकार है वो हमारे संविधान पे है, वो न्यायालय पर है, वो उसी पर छोड़ देते हैं। चलिए, हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रितेश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। और क्योंकि ये मामला बड़ा है तो सीधा सवाल रहेगा, क्या यहाँ पर बड़े आरोप है? और मैं चाहूंगी कि सबूतों के साथ आप कहें, क्योंकि हवाई फायरिंग तो कोई भी कर देता है और मैं जुबानी फायरिंग की बात कर रही हूँ। जी, आप एक बार सवाल फिर से दोहराइएगा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं। रितेश जी, क्या बड़े आरोप कांग्रेस पार्टी इस वक्त बीजेपी पर लगा रही है, जिस तरह से ये गोलीकांड सामने आया है? और यहाँ पर सबूतों के साथ बोलिएगा, तथ्यों के साथ बोलिएगा, क्योंकि जुबानी बातों का क्या यहाँ पर वजन है? देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी रीति और नीति रही है वो संविधान को ताक पर रखकर सारे काम करते हैं। आज तक आप देखिए कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जिस तरह से बुलडोजर युग की शुरुआत की है, तो इनका ये उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में जो भी जनता पार्टी के वरदान प्राप्त लोग पाए जाते हैं। आज को मैं आपको कल की एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा कि कल ही इंदौर के जाने माने गुंडे और जिला बदर के अपराधी के साथ वहां के जो दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय जी उसके कंधे पर हाथ रखकर चहलकदमी करते हुए नजर आए थे। यही हाल इस गोलीकांड का भी इसमें जब आएगी, सामने आएगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि सत्ता सरकार चलाने वाली पार्टी यहाँ मुख्य रूप से कौन आपराधिक षड्यंत्रों में, गतिविधियों में शामिल है, उनका पता लगाने की जगह सारा दोषारोपण प्रतिपक्ष के नेताओं के ऊपर करता है। इनका उद्देश्य रहता है बिना किसी जांच के हम विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूसने का काम करते रहे, और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला काम है। तो भारतीय जनता पार्टी नेताओं और प्रवक्ताओं से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जनता ने, सरकार कांग्रेस को जेल में ठूसने के लिए नहीं दी है। आपके पास सत्ता, संविधान और लोकतंत्र की अगर ताकत दी गई है तो इसीलिए दी गई क्या, ताकि आप जांच प्रक्रिया का सामना बने, जो जुडिशरी है उसके नियमों का पालन करें। आप खुद ही अपने हिसाब से सिस्टम को न चलाएं, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र की जो प्रतिमा है, लोकतंत्र पर विश्वास वो बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के आपराधिक षड्यंत्रों के पीछे जो भी है उनकी जांच की जाए, उनका पता लगाया जाए, और जो असली अपराधी है चाहे वो किसी भी दल से आते हो, मैं स्वागत करता हूं कि किसी। अच्छी बात आपने यहाँ पर कही रितेश जी, अच्छी बात कही है। सत्येंद्र जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। सत्येंद्र जी, मुझे 1 मिनट दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। आपसे मेरा सवाल रहेगा रितेश जी, ये बातें अच्छी हैं और यही होनी भी चाहिए, लेकिन जब आरोप सामने आए वो कानों को उतना नहीं सुहा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिसने यहाँ पर ये आरोप किया है, जहाँ पर ये हमला किया है, वो राजस्थान से बतौर गुंडे बुलाए गए हैं, सीधा संबंध यहाँ पर बड़े नेता से है, बीजेपी के नाम भी आपने घोषित कर दिया। अब इसके लिए कुछ तथ्य रहे होंगे, कुछ सबूत रहे होंगे, आप भी विपक्ष है, ऐसे तो कोई भी बयान नहीं दे देंगे। रितेश जी जी, क्या मैडम? यहाँ पर अभी जो हमला हुआ है आदिवासियों पर, उस हमले के मुख्य आरोपी के तार बीजेपी से जोड़े जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बतौर राजस्थान से गुंडे बुलाए जा रहे हैं। ये भी कहा गया कि बतौर, आपने नाम भी पेश कर दिया किस कौन यहाँ पर मुख्य आरोपी के तौर पर संलिप्त है, किसकी निशानदेही पर यह हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो तथ्य क्या है इसके पीछे? नहीं, जो मैंने नाम लिया, मैं ये कहना चाहता
देश या देश भर में जो भी आपराधिक गतिविधियों में जो लोग भी शामिल हैं, मैडम आप उन लोगों की अगर पाएंगी कहीं ना कहीं मत मैं आपको बड़े घोटाले बताना चाहता हूं। पहला घोटाला तो जो इनका मतलब जो पहला ये काम हुआ, जो पहला आपको अपराध बताऊंगा, 1800 करोड़ का मध्य प्रदेश में जो ड्रग्स माफिया का कनेक्शन पाया गया, तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय उप मुख्यमंत्री के साथ उसका कनेक्शन पाया गया। दूसरा नाम मैं ले रहा हूं इंदौर के बड़े शीर्ष नेता का, जो उनका इंदौर के बहुत साथ संरक्षण देने का उनका हाथ, अभी कल ही फोटो वीडियोस वायरल हुए थे उनके कंधे पे हाथ रख के। और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने एक आदिवासी जो बच्ची के साथ जो अपराध हुआ था, तो कहीं ना कहीं उनको संरक्षण प्राप्त था। बाद में जो संबंधित अधिकारी थे उन्होंने अपनी व्हाइट पेपर होता उसमें उन्होंने लिख के दिया था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कारण संबंधित अपराधियों के ऊपर पुलिस अपनी उन्मुक्त जांच या खुली जांच नहीं कर पा रही, स्वतंत्र रूप से जांच नहीं कर पा रही है। जांच में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व दबाव बनाए हुए, इसलिए हम इस जांच का जो इन्वेस्टिगेशन हो चुकी प्रॉपर रूप से नहीं कर सकते। तो आप पूरे मध्य प्रदेश हो या पूरे देश की राजनीतिक पटल पर आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की गाहे बगाहे अपराधियों के साथ गठजोड़ या वो कहा गया साझेदारी निकल कर आती है। और कोई आज की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में से हजारों उदाहरण आपके सम्मुख हैं। ठीक है रितेश जी, आपने जो भी आपने मुद्दे उठाए, अगर उन पर किसी एक दिन विशेष डिबेट की जाए वो बेहतर होगा। लेकिन जो मौजूदा मुद्दा है, आपने अभी भी मुझे नहीं बताया किस तथ्य के आधार पर आप ये बड़े नाम पेश कर रहे हैं जिनको अभी आपने संलिप्त बताया। चलिए आपके पास आऊंगी, सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सत्येंद्र जी की टिप्पणी ले लूं रितेश जी, उसके बाद आपके पास आऊंगी, आप जवाब दे दीजिएगा। सत्येंद्र जी कहिए। देखिए, अपराधियों के ऊपर हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी ने भी कहा है, जिसने जो कृत्य किया है वो अपराधी को पकड़ लिया गया है, उसको अपराधी बताया है और उसके ऊपर जो है भारतीय न्यायिक संहिता जो है, नए 3 कानून आए, उसके आधार पर कार्रवाई होगी और न्यायालय उसमें जो अपना निर्णय देगा उससे आएगा निर्णय। हमारे पास हम तो 0 टॉलरेंस रखते हैं और हमने अभी तक लगभग 25,000 एकड़ से ज्यादा भूमि रिक्त कराई ऐसी माफियाओं के ऊपर वज्रदंड प्रहार करके, और जो लगभग 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जिसका मूल्य और लाखों हमने जो क्रिमिनल्स हैं उनको जेल में गए हैं, कम से कम 2.5 लाख से ज्यादा अपराधियों के ऊपर हमने प्रकरण दर्ज किए, उनको जेल भेजा है, एनएसए लगाया है लगभग 1,000 से ज्यादा लोगों को पिछले 3.5 साल में, और जिला बदर किया हुआ है। ऐसे सब हम काम करते हैं और उसी के कारण से अभी जो जुलाई 2024 तक का मध्य प्रदेश स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो अपराध ब्यूरो है, राज्य अपराध ब्यूरो, उसने भी दिया कि मध्य प्रदेश में क्राइम जो हो रहा है उसमें कमी आ रही है। हत्या में 7% की कमी आई है और हत्या के प्रयास में 12% कमी आई है, डकैती में 51% की कमी आई है, लूट में 23% की कमी आई है, रेप में 10% की कमी। ठीक है सत्येंद्र जी, ठीक है सत्येंद्र जी, अब आप क्योंकि यहाँ पर सारे आंकड़े पेश कर रहे हैं, एक सीधा सा जवाब ये भी दे दीजिए कि अगर यहाँ पर ये बात सामने आई है कि सारे लाइसेंस्ड जो हथियार थे वो जब्त कर लिए गए, तो फिर यहाँ पर ये घटना कैसे हो गई? ये किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, अब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उस क्षेत्र में जो हुआ है और ये अनुसंधान का विषय है, पुलिस और कार्रवाई करेगी उसमें, क्योंकि इसमें हम नहीं बता सकते वो हथियार जो है, ये प्रशासन की बात है और प्रशासन ने वहां पे लिए, कहां से आए, किसी दूसरे सीमा से आ गए, राजस्थान का जो आप बता रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं, कहां से आए, क्या है, ये सारी अनुसंधान का विषय है और निसंदेह इस पर कार्रवाई होगी। अभी तो चूंकि वहां पर निर्वाचन आयोग के द्वारा ही सरकार चल रही है, बुधनी हो या विजयपुर हो, वहां पर निर्वाचन आयोग सर्वे सर्वा है। अच्छा आप बताइए, अगर क्राइम कम हुआ उसका श्रेय, क्राइम कम हुआ उसका श्रेय आप लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मेजर ब्लंडर दिख रहा है, उसका श्रेय से पुलिस बताएगी? नहीं, देखिए आप थोड़ा सा हमें ब्रॉडन होना पड़ेगा। अभी चूंकि निर्वाचन आयोग जो होता है भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय संविधान के हिसाब से निर्वाचन आयोग निर्वाचनकर्ता घोषित, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और स्वायत्त संस्था है। अब चूंकि चुनाव चल रहे हैं, मैं उसमें ऐसा कोई टिप्पणी करके मखौल नहीं उड़ा सकता और निर्वाचन आयोग के द्वारा कार्रवाई होगी। देखिए, अभी जो भी FIR हो रही है, जो भी हर व्यक्ति प्रशासन के पास नहीं जा रहा है, अपनी अपनी शिकायत राजनीतिक दल लेके निर्वाचन आयोग के पास जाते हैं कि भाई इनके कांग्रेस ने ये किया है, बीजेपी ने, जो भी विपक्षी दल ने दूसरे के ऊपर अपने जो आरोप लगाते हैं वो तो निर्वाचन आयोग करता है, उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है। तो वहां पर इन्होंने कई बोला कि वहां तो अब मैं बात कर, जिलाध्यक्ष को बदल दो, लेकिन निर्वाचन आयोग ने बोला कि नहीं बदलेंगे।
किशोर कान्याल जी अभी वहां पर हैं, निर्वाचन आयोग ने ऐसी कई उनकी मांगे ठुकरा दी। मैं उसमें नहीं कहता, निर्वाचन आयोग सर्वे सर्वा है। और अभी ये भी जो आपने बात कही है कि ये हथियार वो कहाँ से आए, क्या है, लाइसेंसी है, गैर लाइसेंसी है, कहाँ से आ गए, किसी दूसरे राज्य से आए, दूसरे जिले से आए, किससे आए, तो ये वाला अनुसंधान का विषय है। इसमें निर्वाचन आयोग निर्देश दे ही रहा है प्रशासन को, पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी और अब आएगा, अपराधी को पकड़ लिया, अनुसंधान का विषय है। अब बात ये होगी कि हमने जो एक कांग्रेस जवाब दे कि जो 1,500 रुपए हम दे रहे हैं बेगा भारिया सहारिया बहनों को, वो कांग्रेस ने 15 महीने में क्यों बंद कर दिए? तो उन माताओं बहनों का क्यों हक छीन लिया? और क्यों 3 लाख से ज्यादा पट्टे बेघर कर दिया था? हमने तो जो बजट है आदिवासियों का जो 650 करोड़ होता और था इनके कांग्रेस तो समय, इस पर ये उसको भी हमने आरोप लगा रही है, कर दिया। सत्येंद्र जी, कांग्रेस तो ये भी आरोप लगा रही है कि लाडली बहना योजना के जो राशि है वो 3,000 कहा था कि कर लेंगे, आपने किया नहीं। कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है। कांग्रेस तो लगा रही है आरोप, लेकिन कांग्रेस जवाब नहीं दे सकती। हम तो कह रहे 5,000 तक ले जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 3,000 तो देंगे ही देंगे, 5,000 भी देंगे। वो अभी 1,250 रुपए दे रहे हैं, उसको बढ़ाने वाले हैं, बढ़ाएंगे, क्रमशः बढ़ाएंगे हमने। और हम तो नारी को नारायणी मान के पूछते हैं। कांग्रेस बताए कि क्यों उनमें चाशनी और रस ढूंढती है, और उनके प्रदेश अध्यक्ष जो चाशनी और रस ढूंढते हैं उन माताओं बहनों में। और जिस प्रकार से सज्जन सिंह वर्मा ने बोला कि उनकी उम्र जो है, तो ये अपमान नहीं है क्या? दिग्विजय सिंह जी आइटम कहते हैं, टंचमाल कहते हैं, कमलनाथ जी आइटम कहते हैं। तो ये इनको जवाब देना पड़ेगा कि माताओं के प्रति इनका किस प्रकार के ये मुद्दे भी जरूरी है, लेकिन आज मुद्दा कुछ और है। कन्या पूजन करते हैं तो ये ढगोसला बताते हैं, ढोंग बताते हैं कन्या पूजन को। तो ये ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। जब महिला सशक्तिकरण की बात होगी तब इस मुद्दे को भी लाएंगे। अभी जरा बात थोड़ी ज्यादा अहम है और दूसरे मुद्दे पर है, वक्त की भी कमी है, तो जरा मुद्दे पर रहेंगे। रितेश जी, आपके पास आ रही हूँ, आप पहले अपनी बात पूरी रख लीजिए, उसके बाद मेरा सवाल रहेगा आपसे। जी रितेश जी, हो गई क्या इनकी बात? सत्येंद्र जी की बात बिल्कुल हो गई, कहिए। मैं सत्येंद्र जी से पूछना चाहता हूँ, आप तक मेरी आवाज आ रही मैडम? बिल्कुल आ रही है, आप कहिए। मैडम आप तक मेरी आवाज आ रही है? बाबूलाल कहिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी चुनाव के दौरान ये जो हिंसा हुआ है, तो आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है? और आप बार बार नारी सम्मान की बात करते हैं, मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, आप इसी की बात करना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश में उन 1 लाख बच्चियों के बलात्कार और उनके शोषण हुआ, उसका जिम्मेदार मध्य प्रदेश की सरकार है या जॉर्ज बुश की सरकार? इस बात का आप मुझे जवाब दीजिए कि किसकी सरकार इसका जिम्मेदार है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर से चंद कदमों की दूरी पर एक बच्ची के साथ न केवल बलात्कार की घटना घटित होती बल्कि उसका वीडियो तक बनाया जाता है। शर्म आनी चाहिए। आज मध्य प्रदेश महिला अत्याचार के नाम पर नंबर 1 है। नंबर 2, मेरा आपसे सवाल है कि जो आप अपराध के आंकड़े बता रहे, पहली बात तो आप गलत आंकड़े बता रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश के आंकड़ों में मात्र 3% की गिरावट आई है। और ये जो आंकड़े हैं तो एनसीआरबी के आंकड़े नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस खुद अपनी पीठ थपथपा रही है मैडम। और सिर्फ 3% आंकड़े बता रही है, भी झूठे आंकड़े हैं। एनसीआरबी कहता है मध्य प्रदेश में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि मध्य प्रदेश में 11% अपराधों में वृद्धि आई है। और महिलाओं को, खासतौर से हरिजन और आदिवासियों पे, जो दलित समाज है, उन पर मध्य प्रदेश में बेतहा। ठीक है, इस पर मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, आज बहस का मुद्दा ये नहीं है अब किसके आंकड़े सही है किसके आंकड़े गलत है, ये जनता देख रही है। पर रितेश जी, एक बात कहूंगी आपको, दाद देती हूँ आपकी, आज आप आंकड़ों के साथ आए हैं और बल्कि सही आंकड़े गलत आंकड़े बिल्कुल यहाँ पर साफ कर दे रहे हैं, दाद दूंगी आपकी। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। मैंने जो बोला, जो अपराध में 3.5% की कमी आई है, और साथ में जो मैंने अपराध के प्रकार बताए, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, रेप, गैंग रेप, छेड़छाड़, इन सब के बारे में बात करिए। चलिए, वक्त की थोड़ी कमी है, वक्त की कमी है, सुनिए प्लीज। कहती है कांग्रेस सत्येंद्र जी, रितेश जी, को बच्चे पैदा करने की मशीन कहते हैं मैडम। इस कारण से अपराधियों को बल मिलता है। इनका एक, मैं चाहती हूँ कि ये बहस आगे जाए और मुद्दे पर भी रहे, पर माफ कीजिए यहाँ पर वक्त की जरा कमी है। अब समय हो रहा है इस पूरी डिबेट के समापन का। एक बार फिर यहाँ पर महाबहस होगी और हर उन मुद्दों को सामने लाएंगे। फिलहाल के मुद्दे पर यहाँ पर जानकारी दी गई है, माफ कीजिए वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज जो गोली कांड हुआ है, क्या वो आदिवासियों पर
सिर्फ इसीलिए हुआ है ताकि वोट बैंक, आदिवासी वोट बैंक को दूर रखा जाए? और अगर ऐसा है तो क्या यहाँ पर इसमें कोई एक पार्टी सम्मिलित है? और अगर पार्टी भी सम्मिलित है तो यहाँ पर क्या उसके तथ्य हैं? अगर तथ्य नहीं है तो आरोप ये भी लग रहे हैं कि आरोपी के सिर्फ जात को देखकर क्या आप दूसरे व्यक्ति की जात से मिलाकर उसे आरोपी घोषित कर सकते हैं, उस पर इतने बड़े लांछन लगा सकते हैं? बड़े सवाल यहाँ पर उठे हैं और इस पर आगे जांच होगी। फिलहाल जो चुनावों से पहले, बल्कि उपचुनाव जो कि कल होने वाला है, उससे पहले ये बड़ी बयानबाजी का दौर, इस आरोप प्रत्यारोप के दौर पर लेफ्ट राइट सेंटर सभी जानकारी अब तक पेश की है, विवेचना दी है। फिलहाल महाबहस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज़।